अच्छा भाई, वापस आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स। हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी क्रॉस प्रोडक्ट। भाई क्लास को जब वापस हम कंटिन्यू करेंगे, क्लास को जब वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ दी क्रॉस प्रोडक्ट। सो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने अपनी क्लास का अभी आगाज करना है नमाज ब्रेक के बाद। तो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कैसे कर रहे होते हैं, तमाम फनकारियों को जरा बैठ के भी समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर कभी भी दुनिया के अंदर मुझे दो वेक्टर्स के दरमियान क्या अप्लाई करना हो, अगर कभी भी दुनिया में आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में क्या चीज अप्लाई करनी आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और आगे फाइनली हमारे पास क्या होता है, साइन का साइन, और इन दोनों के दरमियान के ऊपर आपके पास इसका एंगल, जिसको हम सिंपल साइन थीटा भी कह सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एक कैसा कॉन्सेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा आपको वेक्टर्स का प्रोडक्ट मिलता है। आपको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्या मिलता है, whenever you take a cross product between the two vectors, आप दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने की सूरत में हमेशा जो आपको आंसर मिलेगा ना, आपको वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर मिलेगा। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट भी कहलाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी हमारे पास होता है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर गिवन है। पहले बात समझते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। मेरे पास जो है ना एक वेक्टर आ रहा है, और ये वेक्टर गिवन है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। हमारे पास एक वेक्टर और आ रहा है और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है आपको, फॉर एग्जांपल 3i प्लस का 2k माइनस का 1j, ये आ रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाल कर बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर बताइए। हमेशा याद रखिएगा बेटा, दुनिया के अंदर कभी भी, दुनिया का ये असूल है, दुनिया का ये सुनहरा असूल है कि दुनिया में कभी भी अगर आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में, अगर दुनिया में कभी भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में क्या निकालना पड़ जाए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ जाए, तो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीकेकार समझ लो, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर भी इस्तेमाल होगा। आप सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स को लिखते हो, आई जे और के, मेरे तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो i कंपोनेंट का 2 लिखोगे, j कंपोनेंट का 3 लिखोगे, k कंपोनेंट का 4 लिखोगे। फिर वेक्टर b की वैल्यू क्या आ रही है, 3i 2k। अच्छा, यहाँ पे देखो अक्सर बच्चे गलतियां करेंगे कि भाई वो एक सीट में लिख देते हैं, यानी कि भाई ये देखो 2k लिखा हुआ है, तो 2k जो है बेटा k के नीचे आएगा, तो क्योंकि k का कंपोनेंट क्या है 2, तो k के नीचे आएगा। j का कंपोनेंट गिवन है नेगेटिव का 1। अब फाइनली आप क्या करोगे, सिंपल 3 by 3 का मैट्रिक्स को एक्सपेंड करवाओगे। 3 by 3 के मैट्रिक्स को दुनिया में कैसे एक्सपेंड करवाते हैं, अगर कभी भी दुनिया में आपको 3 by 3 का मैट्रिक्स एक्सपेंड करवाना है, तो करवाने का तरीकेकार क्या होता है, आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट, और ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर माइनस का साइन, जे का जे, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो ये आ गया 2 3 4 और 2। फिर नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव का के, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, ये आ जाएगा 2 नेगेटिव 3 3 और नेगेटिव का 1। यानी कि सिंपल 3 by 3 का डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, 3 by 3 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन किया जाता है, जो पहली रो का पहला एलिमेंट है उसको लोगे, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। फिर जो सेकंड एलिमेंट होता है ये नेगेटिव साइन के ऊपर लिया जाता है, अगेन ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 3 4 2। फिर फाइनली लास्ट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट, अगेन जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर। अब फाइनली इसको आप एक्सपेंशन करवा दो इसको सॉल्व करवाने के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 3 इंटू 2 नेगेटिव का 6, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का 4 इंटू नेगेटिव 1, तो नेगेटिव का 4, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का 4, माइनस का जे एडिटिस का एडिटिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस का 4 3 इज 12, प्लस का के एडिटिस, फिर 2 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव का 2, माइनस का साइन फॉर्मूले का 3 इंटू नेगेटिव 3, तो नेगेटिव 3 और नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करवाते हो तो नेगेटिव का 6 और प्लस का 4, नेगेटिव का 6 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव 2 के, तो ये आ गया नेगेटिव का 2i। 4 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का जे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 8j। फिर माइनस का 2 प्लस का 9, तो ये बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का 7k के बराबर।
तो भाई सिंपल तरीके से आपका आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा। तो भाई सिंपल तरीके से याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं कि पहली वाली लाइन पे आप सिंपल कंपोनेंट्स को लिखते हैं, फर्स्ट लाइन पे यू विल ओनली राइट द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, देन सेकंड लाइन ऑनवर्ड आप क्या करते हैं? सेकंड लाइन ऑनवर्ड के ऊपर आप पर्टिकुलरली जो भी आपका आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है, आप पर्टिकुलरली उनको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाने पे जा रहे होते हैं। आप सिंपल तरीके से उनको रॉ वाइज लिखते हैं, देन पर्टिकुलरली फिर आप उनका 3/3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं। बताओ भाई इसमें कोई मुश्किल बात, कोई मसले की बात हो? यहाँ पे वो क्या होती है भाई, वो एक चीज हमारे पास होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आप सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो के बराबर। ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं पेपर में। सिमिलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है जीरो के। यानी कि आई क्रॉस प्रोडक्ट आई हो गया, जे क्रॉस प्रोडक्ट जे हो गया, या फिर के क्रॉस प्रोडक्ट के हो गया। ये किनके बराबर होता है? ये बराबर होता है जीरो के। वाइल दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको अनसिमिलर कंपोनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, यानी कि आई क्रॉस जे करना है, या फिर आपको जे क्रॉस आई करना है, सही है ना, या फिर आपको करना है अल्लाह भला करे जे क्रॉस के करना है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर बच्चों को बेसिक बात नहीं पता होती भाई, अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, अनसिमिलर कंपोनेंट्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा थर्ड क्वांटिटी के बराबर होता है, और ये फॉलो करता है एक क्लॉकवाइज रोटेशन को। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब समझ रहे हो? कि देखो, अगर मैं आई से जे पे जाऊंगा ना तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव का के आएगा। बट अगर मैं जे से आई पे आ रहा हूं तो मैं उल्टा कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव का के। अक्सर बच्चों को जहन में ये बात तो रख के बैठते हैं कि अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है के। बट वो ये नहीं ये भूल जाते हैं कि भाई ये रोटेशन को फॉलो करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग यहाँ पे। तो भाई आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के। मगर जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा हूं तो नेगेटिव का के होगा। सिमिलरली देखो, जे से अगर के पे आ रहा हूं, क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो हो रही है, तो पॉजिटिव का ही आंसर होगा। बट अगर के से जे पे जा रहा हूं तो आंसर नेगेटिव का ही होगा फिर, सही है। सिमिलरली आई से देखो के पे आ रहा हूं, अब की बारी में आई से के पे आ रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव का जे के बराबर। तो याद रखिएगा, इस बेसिक चीज को ये बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछी जाती है, तो आपको खुदारा लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार। सही है भाई, तो हम आगे मूव कर सकते हैं। लेट मी नो। अच्छा, एक और चीज, अगर कभी भी दुनिया में वेक्टर्स क्या हो, अगर कभी भी दुनिया के अंदर वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हो, सॉरी, अगर कभी भी दुनिया में हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। बट अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपके वेक्टर्स पैरेलल हो ना, अगर कभी भी दुनिया में आपके वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल। अगर कभी भी दुनिया में आपके वेक्टर्स क्या हो? पैरेलल, तो हमेशा याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिमम। यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी किसके बराबर होता है? जीरो के। अगर कभी भी दुनिया में वेक्टर्स कैसे हो? पैरेलल, तो वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? हमारे वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है जीरो के बराबर। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर होता है जीरो के। और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, अगर वेक्टर्स क्या हो? परपेंडिकुलर, तो उस सूरत में कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर तो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो उस सूरत में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास सिंपल तरीके से वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर वेक्टर्स पैरेलल आ रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज जो मैं आपको बताऊं 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 बताऊं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं हो रहा होता। कम्यूटेटिव लॉ डजंट ओबे ऑन दी, कम्यूटेटिव लॉ डजंट ओबे ऑन दी, डजंट ओबे ऑन दी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ये ओबे नहीं होता। सही है ना भाई? ये ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे बेटे उस पे आएंगे ना, इकरा इकरा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं ना। आपको नर्सरी क्लास के अंदर कभी ए लेवल से कॉन्सेप्ट थोड़ी सिखाया जाता है, कैसी बातें कर रहे हो भाई? आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, समझ रहे हो? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं आपको देता हूं कि मुझे एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द फाइंड द फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर से बात समझिएगा, एक इसी लॉजिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane. Find the unit vector perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of vector A and B. Find the unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B. तो आपको वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है किसके बराबर? वेक्टर ए गिवन है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। वेक्टर बी आपको गिवन है बेटा सिंपल तरीके से 3i प्लस का 4j प्लस का 6k। अब जरा एक बात समझिएगा, देखो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बचपन से लेकर आज तक आपने पढ़ा होगा कि भाई सिंपल यूनिट वेक्टर क्या होता है। सिंपल यूनिट वेक्टर कहते हैं, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको सिंपली उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप ओरिजिनल वेक्टर को ऊपर रखते हो, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देते हो। ये होता है एक सिंपल यूनिट वेक्टर।
बट अगर कभी भी एग्जामिनर आपको एक कंडीशन देता है ना कि आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है, जिसमें दो वेक्टर्स आ रहे हैं, ए एंड बी दोनों आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने का फिर तरीकेकार क्या होता है कि भाई इसको हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के, और नीचे डिवीजन में आप इनका फिर मैग्नीट्यूड लेते हो कंबाइंड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, यानी कि यूनिट वेक्टर आपको निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, इसको निकालने का तरीकेकार है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय आपके पास सिंपल ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से शाबाश। किस चीज का वेट कर रहे हो, मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर किसके बराबर आ रहा होगा, और टाइम नहीं है। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, देखो मैं आपकी दो बातों को जरा पे क्लैरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें निकालना क्या है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है एक प्लेन ए और बी के। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी आपको अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है जो कि आपके प्लेन के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा हो, तो भैया आप सिंपल तरीके से हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे फिजिक्स की एक लॉजिक होती है कि भाई आप क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई क्यों करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई यहाँ से जो आपको वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट मिलता है या वेक्टर्स की क्वांटिटी मिलती है, वो आपको ऑर्थोगोनल मिलता है दोनों के दोनों इनपुट वेक्टर्स का। यानी कि भैया जो कंप्लीट प्लेन को डिफाइन कर रहा होता है आसान तरीन भाषा के अंदर, उर्दू जबान के अंदर, कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर अगर मुझे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है एक प्लेन के रिगार्डिंग, एक प्लेन के रिगार्डिंग मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना है जो कि मेरे परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स के। तो भाई वहां पे चूंकि मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे पर्टिकुलरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि जो दोनों वेक्टर्स के रिगार्डिंग बात करे, जो दोनों वेक्टर्स के रिगार्डिंग बात करे। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्थोगोनिकली, यानी कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलरली आपको ये चीज निकाल कर देता है, अचीव करवाता है, इसीलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे क्या चीज सॉल्व करनी है, मुझे सॉल्व करनी है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर के ऊपर जो प्लेन आ रहा है मुझे वहां से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो निकालने का तरीकेकार सिंपल तरीके से, वेक्टर ए का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर बी के साथ, तो सबसे पहले तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेने के ऊपर जाएंगे। तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वेक्टर बी के साथ, तो भाई आपके पास यहाँ पे आ गया आई कंपोनेंट, यहाँ पर आ गया जे कंपोनेंट, यहाँ पे आ गया के कंपोनेंट। वेक्टर ए बराबर था 2 के, आई कंपोनेंट है 2 के बराबर, देन नेगेटिव का 3, देन 4, फिर नीचे वाला आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 6। सबसे पहले मैंने आई कंपोनेंट उठाया 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर, तो नेगेटिव का 3, 4, 4 और 6। फिर माइनस का साइन, फिर जे कंपोनेंट, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6। फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव का के, तो इधर आ गया 2, नेगेटिव 3, 3 और 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा कि भाई सिंपल तरीके से नेगेटिव का 6 इंटू 3 नेगेटिव का 18 हो जाएगा, माइनस का साइन 4 4 जार 16, फिर माइनस का जे एज इट इज 6 2 जार इज 12, एंड माइनस का साइन एंड 3 4 जार इज अगेन 12, 6 2 जार इज 12 एंड अगेन 3 4 जार इज 12, then प्लस का k as it is and 4 2 जार is 8, 4 2 जार is 8 and माइनस माइनस प्लस का 3 3 जार is 9। तो माइनस का 18 और माइनस का 16 क्या बनेगा, 32, 33 और 34, क्या बनेगा नेगेटिव का 34i। 12 में से 12 गया तो जाहिर सी बात है 0j बचेगा, प्लस का 0j हो जाएगा, और 8 प्लस का 9 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 और 8 16, और 8 और 9 क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 17 के बराबर। तो ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे जाऊंगा, आई नो कि मैग्नीट्यूड इसका बड़ा आ रहा होगा यार, मगर खैर है क्वेश्चन गिवन तो कर लेते हैं भाई। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ये आएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड, ये आएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव के 34 का होल स्क्वायर प्लस का 17 का स्क्वायर, प्लस का 17 का स्क्वायर। वही फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि अदरवाइज वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो फर्दर सॉल्व करने की उसको नीड नहीं है, वरना वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो नेगेटिव के जैसे 34 का स्क्वायर क्या होगा, आप ऐसे करके 34 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16 का 6 और 1, 4 3 12 और 1 13, क्रॉस का क्रॉस, 4 3 12 का 2 और 1, 3 3 9 और 1 का 10, तो ये आ जाएगा 6 का 6, 3 और 2 5, 1 का 1 और 1 का 1, 1 1 5 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस सो। सही है। 17 का स्क्वायर, अच्छा 17 का स्क्वायर कॉमन है भाई, ये तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को अब एडअप करवाऊं, तो 6 और 9 15 का 5 और 1, तो 9 और 5
9 और 5, 10 और 5 15 होता है ना, तो 9 और 5 क्या होगा, 14 का 4 और 1 3 और 1 4 और 1 1 4 4 5। चेक कर लो यार, यही बनना है। हमारे पास क्या था, हम सिंपल तरीके से हमारे पास, हाँ सही है। और अगर मैं इसको करता हूँ, सही है, हाँ सही आ रहा है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर 1445, सही है भाई, 1445 आ गया। अब आप इसको बैठ के आपस में सिंप्लीफाई करवा लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो प्लेन आ रहा है वहां का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल तरीके से ऊपर आप क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डालोगे। ऊपर आ गया नेगेटिव का 34i, प्लस का 17k, और नीचे सिंपल मैग्नीट्यूड को रख दोगे, तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1445 के बराबर। ऑल्दो क्वेश्चन लेंथी था, क्वेश्चन मतलब रफ आ रहा है, तो भाई रफ क्वेश्चन है, खैर है, मैंने करके फिर भी दिखा दिया कि सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है भाई। 34 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व अप कर लोगे, नॉट अ बिग डील, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वेरी गुड। 4 4 16 होता है, तो बेटा 16 लिखा हुआ तो है हम लोगों ने, 6 इंटू 3 तो 18 होता है ना। सर गलत मल्टीप्लाई करा है, ओके, वेरी नाइस। यू आर सेइंग कि हमने क्या करा है, गलत मल्टीप्लाई करा है। अच्छा भाई, कैसे गलत मल्टीप्लाई करा है, जरा मुझे भी सिखाओ। मेरी नजर में तो सही मल्टीप्लाई करा हुआ है यार। कौन कह रहा है गलत मल्टीप्लाई करा हुआ है, बेटा अपनी सॉल्यूशन को चेक कर लो। देखो, गलती हो सकती है भाई, मुझसे भी गलती होती है, मैं ओपनली कहता हूँ गलती हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल केसेस में हो, ऐसा होता नहीं है भाई। सही है ना, तो गलती कैन भी हो, पॉसिबली है कि हो जाए, बट ऐसा नॉर्मली हो नहीं रहा होता, सही है ना भाई। हाँ, आप कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई आप करने की नीड नहीं है भाई, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्या करोगे। 1156 आएगा, तो बेटा 1156 ही हमारे पास आया है, 1156 आया, फिर उसमें 17 के स्क्वायर को भी तो एडअप करवाओगे ना, 17 के स्क्वायर को एडअप किया उसके अंदर, क्लियर है, तो दैट्स द रीजन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा देखो, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन हमारे पास आते किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है ज्यादातर केसेस के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ये आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, ये सबसे एक मजे का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट जो मशहूर ही अपने किस वजह से है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वजह से मशहूर है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन लॉजिक से ज्यादा किस चीज के पूछे जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नॉर्मली नोटेशन क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन होती है आपके पास ए इस तरीके से, बी इस तरीके से, सी, ये हमारे पास होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन। अब देखो लॉजिक क्या बन रही होती है, लॉजिक ये होती है कि भाई आपको लग रहा है शायद ये आपके पास एक रॉ, आपके पास जो है ना एक रॉ के अंदर सिंपल ए बी सी लिखा हुआ है, भाई ये एबीसी नहीं है, ये ए इटसेल्फ एक पूरा वेक्टर है जिसमें A1 A2 A3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये बी इटसेल्फ एक पूरा का पूरा वेक्टर है जिसमें B1 B2 B3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये सी जो है पूरा का पूरा एक वेक्टर है जिसमें C1 C2 C3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर ये जो ए है ना, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अपने कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि ए आई, सिमिलरली ए जे, सिमिलरली ए के। सिमिलरली जो बी है ना, ये बी इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को जिसके अंदर आपके पास बी आई भी होगा, फिर बी जे भी होगा, फिर बी के भी होगा। सिमिलरली जो सी है, मासूम सा सी नहीं है भाई, आपको लग रहा है मासूम सा सी है, बट ये मासूम सा सी नहीं है। ये इसमें क्या आ रहा है, इसमें बाकायदा सी आई, ये सी जे और सी के तमाम चीजें एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही हैं। बताने का मकसद क्या है कि भाई इसको जब आप एक्सपेंड करवाते हो, तो ये एक्सपेंड होने के ऊपर एक सिंपल आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म होता है। पेपर के अंदर दो तरीकों से क्वेश्चन आएगा, आपको पता है। पेपर में एक तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का ये होता है कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं। तो याद रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि वेक्टर ए का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो किसके साथ, वेक्टर बी और वेक्टर सी के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के साथ। यानी कि पहले अगर मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट लेता हूं, तो जो भी आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा वेक्टर ए के साथ। या फिर याद रखिएगा, ये फॉलो करता है एक लॉजिक को। मेरे पास एक लॉजिक होती है, मैं कहता हूं ए से मैं जा रहा हूं किसके पास, ए से मैं जा रहा हूं बी के पास, बी से मैं जा रहा हूं सी के पास, सी से मैं आ रहा हूं ए के पास, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यानी कि देखो, पेपर के अंदर बहुत दफा पता है क्या लिखा हुआ आएगा, पेपर में लिखा हुआ आएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नोटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नोटेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक तरफ लिखा होगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, ये वाली चीज सही है। या फिर एक ऑप्शन गिवन होगा कि भाई वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी, ये नोटेशन सही है। या फिर लिखा हुआ होगा बी डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस प्रोडक्ट ए, ये नोटेशन सही है। या फिर लिखा हुआ होगा सी डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ये नोटेशन सही है। पेपर में कॉन्सेप्ट बहुत आता है। तो भाई कैसे चेक करते हो कौन सी वैल्यू सही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीकेकार क्या होता है, देखो, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं,
या जरा और से बात समझिएगा, अगर मैं ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं अगर ए से बी पे जा रहा हूं, यानी कि अगर मैं ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट किसका लिया जाएगा, फिर आप सी का लोगे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, सी होगा। जरा लॉजिकली बात समझो ना। सिमिलरली देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं बी से सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी से सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं बी से सी के ऊपर जा रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट किसका लिया जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ए का, फिर सही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल तरीके से सी से ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैं सी से ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट किसका लिया जाएगा, फिर बी का लिया जाएगा। अगर मैं सी से ए पे आ रहा हूं तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, बी का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, सही है ना। सिमिलरली जो आपकी एक्चुअल रोटेशन होती है क्या है, कि अगर मैं बी से सी पे आ रहा हूं तो डॉट प्रोडक्ट किसका, ए का। तो ये तीनों कंडीशन सही है, तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तीनों आपस में एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर लिखने का तरीकेकार डिफरेंट हो सकता है। तो भाई ये वाली खाली ऑप्शन गलत था, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं। तो ये नोटेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछी जाती है। सही है भाई। अच्छा, मुझे बताओ ये बात समझ में आती है, तो फिर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन आ रहा है ए प्लस बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस का सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्लस का ए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा बात को पहले समझिएगा, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। भाई आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये आपका एक अलग वेक्टर आ रहा है, ये एक अलग वेक्टर आ रहा है, एक अलग वेक्टर आ रहा है। तो भाई आपके पास देखो यहाँ पे वन वन गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, जीरो गिवन है, सही है। आपके पास देखो, आपके पास सबसे पहले देखो जो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार पहले समझो। कि भाई आपके पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म गिवन है, मुझे कैसे पता चला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, बीच में देखो आपके पास सिंपल गैप गिवन है ना भाई, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपका दूसरा वेक्टर है, आपका तीसरा वेक्टर है। मैंने अभी आपको सारी बात बताई कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज होती हैं आपको तीन वेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं भाई, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, और एक वेरिएबल सी है। थ्रू आउट इस वेक्टर के अंदर तीन तरह के वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जो पहला वाला वेक्टर आ रहा है इसमें खाली ए कंपोनेंट मौजूद है, बी कंपोनेंट मौजूद है, सी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, तो वहां पे जीरो आ जाएगा। दूसरे वाले वेक्टर के अंदर ए कंपोनेंट मौजूद नहीं है, जबकि बी मौजूद है और सी मौजूद है। जबकि तीसरे वेक्टर के अंदर मेरे पास ए मौजूद है और सी मौजूद है, बी मौजूद नहीं है। भाई आपने सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट बना लिया। अब इसका सिंपल क्या कर लो, इसका आप सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो कि आंसर आ जाएगा। भाई सॉल्व करने का तरीकेकार देखो ना, क्या तरीकेकार है। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीन वेक्टर्स आ रहे हैं। आप जब इसको एक्सपेंड करवाओगे, इसको ओपन करवाओगे, तो कैसे ओपन करवाओगे बेटा, ओपन करवाने का तरीकेकार तो समझो ना, ओपन कैसे करवा रहे हो। भाई आपके पास जो पहला वेक्टर आ रहा है यहाँ पे ए और बी मौजूद है, सी मौजूद नहीं था, तो हमने उसकी जगह जीरो रख दिया। दूसरे वेक्टर के अंदर ए कंपोनेंट नहीं आ रहा, बी और सी आ रहे हैं, उससे वन वन आ गया। तीसरे कंपोनेंट के अंदर बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए और सी आ रहा है, तो वहां पे जीरो आ गया। सिंपल इज दैट। अब इसको आप ओपन करवा दो, सिंपल 3/3 का डिटरमिनेंट तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन, यहाँ पे आ गया वन वन जीरो वन, फिर ये हो जाएगा माइनस का वन, यहाँ पे आ गया जीरो वन वन, यहाँ पे आ गया सिंपल जीरो वन वन और वन, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जीरो। इसको वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ओवरऑल जीरो ही बन रहा होगा, जीरो वन वन और जीरो। इसको अगर आप एक्सपेंड करवाओगे तो क्या बनेगा, वन वन जार वन माइनस जीरो वन जार जीरो, माइनस का वन एज इट इज, वन इंटू जीरो जीरो के बराबर होता है, वन वन जार इज वन, प्लस का जीरो, ये पूरी की पूरी टर्म वैसे जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल नीचे हो जाएगा आपके पास वन माइनस का जीरो वन, तो वन इंटू वन वन रहेगा, जीरो माइनस का वन माइनस का वन माइनस का वन माइनस का वन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का वन, तो आंसर आपके पास टू के बराबर आ जाएगा। भाई कैसे सॉल्व किया, लॉजिक को पिक करो ना मेरे प्यारे बेटे। आपने सिंपल तरीके से जरा कॉन्सेप्ट को देखो, आपके पास ये पहला वेक्टर आ रहा है, ये आपका दूसरा वेक्टर आ रहा है, ये आपका तीसरा वेक्टर आ रहा है। मैंने क्या बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, जो पहला वाला वेक्टर आएगा वो यहाँ पे आएगा पहली रो में, दूसरा वाला वेक्टर दूसरी रो में, तीसरा वाला वेक्टर तीसरी रो के अंदर आता है। तो पहले वेक्टर के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ए बी सी, तो भाई सिंपल आप ऑर्डर को फॉलो करो ना, ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो आपके पास जो पहले वेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपने उनको लाइन बाय लाइन लिख दिया, फिर दूसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनको लिखा, फिर तीसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट आ रहे हैं उनको लिखा। सिंपल तरीके से 3/3 का डिटरमिनेंट लोगे तो आंसर आ जाएगा, 3/3 का डिटरमिनेंट लेने पे हाँ भाई क्या आ गया बेटा, मैंने आवाज खुद बंद करी है, हाँ भाई, अरे आवाज मैंने खुद बंद करी है यार, आवाज मैंने खुद बंद करी है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब समझ में आता है, समझ में आता है, जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आता है। बेटा टू आंसर आएगा ना।
टू आंसर आएगा बेटा, टू आंसर आएगा। वन कैसे ला रहे हो, मैंने टू निकाल कर दिखाया है आपको मेरा बच्चा। चलो मुझे इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन दिखाओ। ये भाई ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आ रहा है माइनस का 2i प्लस का k, आगे आ रहा है i, यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव का i प्लस का 2j प्लस का k। ये क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ आंसर। अच्छा भाई, जरा क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर याद रखिएगा, ये वाली चीज पहले वेक्टर को डिनोट कर रही है, ये वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू सेकंड वेक्टर को डिनोट कर रही है, ये वैल्यू थर्ड वेक्टर को डिनोट कर रही है। ओके, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करवाते हो? सबसे पहले आपने देखना है इस थ्रू आउट इस वेक्टर के अंदर आपके कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं। भाई क्या क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं? भाई एक आई है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, एक जे और एक के है। इनके अलावा तो कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, तो इनको आपने एक ऑर्डर में लिख दिया आई जे के। अब देखो पहले वाले वेक्टर के अंदर आई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव का 2, और जे कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है, तो जे कंपोनेंट की जगह पे 0 आ जाएगा, के कंपोनेंट की जगह पे 1 आ जाएगा। सेकंड वेक्टर के अंदर तो भाई इंतहा हो गई, सेकंड वेक्टर के अंदर इंतहा हो गई कि भैया यहाँ पे सिर्फ आई कंपोनेंट मौजूद है, ना जे मौजूद है ना के मौजूद है, उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड वेक्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ आई कंपोनेंट दैट इज -1 एंड जे कंपोनेंट दैट इज 2 एंड द के कंपोनेंट इज 1। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो किस पैटर्न के ऊपर आप सिंप्लीफाई करोगे या सॉल्व करोगे, क्या रीजन बनेगा? सिंपल 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन करोगे, तो बेटा नेगेटिव का 2 पहले आ गया, क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 0 2 1। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का जे लेकर आओगे, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 1 -1 0 और 1। फिर आपके पास पॉजिटिव का के आ जाएगा, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 1 -1 0 और 2। तो भैया सिंप्लीफाई करवा दिए, क्या बन जाएगा, 0 1 0, 2 इंटू 0 0, माइनस का जे एज इट इज, 1 1 1, नेगेटिव का 1 इंटू 0 0, प्लस का के एज इट इज, 2 1 इज 2, नेगेटिव का 1 इंटू 0 0। तो क्या बन गया भैया, ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से। अच्छा मैंने 2 क्यों लिखा है यार, सही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक भंड मार दिया यार, सॉरी, मुझे कहना मत कुछ, मैं खुद समझ गया, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार ऐसा हो जाता है यार, मैंने आई जे के को फर्स्ट रॉ कंसीडर कर लिया था, माय बैड माय बैड माय बैड। तो खैर है, मैंने आपको 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना तो सिखा दिया ना यार। देखो इस तरह की बगलोली कभी कभार एज अ टीचर मैं भी मार सकता हूँ, प्लीज पार्डन मी ऑफ। तो भाई इसको ओपन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2, इधर आ गया 0 0 2 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 0, सही है, 1 -1 और 0 और 1, सही है ना, प्लस का 1, तो 1 -1 0 और 2। जब आप कंटिन्यूसली डिफरेंट स्लीपलेस नाइट्स के बाद बैठे हुए हो ना, तो ऐसा बगलोली आप मार देते हो। इसीलिए एग्जाम की नाइट से पहले आपको एक रात प्रॉपर नींद लाजमी तौर पे लेनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह के भंडे बहुत होते हैं भाई। तो नेगेटिव का 2 एडिटिव क्या बन जाएगा, 0 1 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का 0 पूरी टर्म ही खत्म हो जाएगी, और प्लस का 1, 2 1 2, माइनस का 1 इंटू 0 खत्म हो गया, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 खत्म हो जाएगा, 0 का 0 और 2 अंदर खाली 2 ही बच रहा होगा। तो आंसर इज बेसिकली इक्वल टू 2। सही है ना भाई, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा, 2 आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है बेटा, क्या आंसर आ रहा होगा आपका, सिंपल तरीके से 2 आपका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ कोई मसले की बात इसमें, कोई इशू की बात इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर, चिंता की बात इसके अंदर? अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैं दोबारा से जो है ना आपको स्केलर ट्रिपल पोरेट की नोटेशन ही बता देता हूँ। देखो स्केलर ट्रिपल पोरेट को मैथमेटिकली लिखने का तरीकेकार क्या होता है, स्केलर ट्रिपल पोरेट को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। मगर इसकी जो एक प्रॉपर नोटेशन होती है ना, वो क्या होती है, वो ये होती है कि अगर मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ, या फिर इसको हम क्या कहते हैं कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं किसके साथ, मैं ले रहा हूं वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ। सही है ना, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, आपने ए क्रॉस प्रोडक्ट सी नहीं कर देना, सी क्रॉस प्रोडक्ट ए होगा। मैंने उसके पीछे आपको रीजन बताया है, क्या रीजन होता है कि भाई ए से आप जाते हो बी के ऊपर, बी से आप जाते हो किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो अगर मैं सी क्रॉस प्रोडक्ट ए कर रहा हूं, तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, बी मौजूद होगा, तो सी से ए पे मैं जा रहा हूं, मैं ए से सी पे नहीं जाऊंगा। सही है ना, वरना साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा इक्वल टू के बाद सिमिलरली अगर मुझे लेना है किसका, मुझे लेना है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। तो ये इसकी साइंटिफिकली नोटेशन है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखो अगर आपके पास कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, आप कोई भी नोटेशन को इस्तेमाल करोगे हमेशा आंसर सिमिलर आएगा, तीनों में से किसी को भी इस्तेमाल करो। मगर ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप सी क्रॉस प्रोडक्ट बी कर दो, आपने बी क्रॉस प्रोडक्ट सी करना है, क्योंकि मैं किस पे जा रहा हूँ, देखो मैं बी से सी पे जा रहा हूँ। अब इस आप इस डायरेक्शन को देखो,
आप किससे जा रहे हो, बी से सी पे जा रहे हो, जब बी से सी पे जा रहे हो तो जो रिमेनिंग वैल्यू उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं सी से ए पे जा रहा हूँ, जो रिमेनिंग वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूँ तो रिमेनिंग वेक्टर सी बनता है, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। दैट्स वाज द रीजन हियर। क्लियर है बेटा, क्लियर है। भाई सवाल पेपर में ऐसे आता है कि एग्जामिनर इस पे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको तीन गलत गिवन होंगी, एक सही गिवन होगी, या फिर ऑल ऑफ दीस करके तीनों से तीनों सही गिवन होंगी। तो भाई इस तरीके से पेपर में वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, और वो चीज ये होती है कि भाई कभी कभार पेपर के अंदर जो है ना, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम पूछ लिया जाता है। तो भाई एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम सिंपल तरीके से बराबर होता है किसके? वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड के। या फिर कभी कभार आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पूछ लिया जाता है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको 2 पे डिवाइड करवा दो, तो ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। तो ये वाली चीजें बेसिक कुछ एमसीक्यूज अक्सर पेशतर पेपर में आ जाते हैं। सही है भाई, अगर ये बात पल्ले पड़ती है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, इट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। अच्छा भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, ये आता है सॉरी वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड का। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। भाई पैरेललोपिड कहते किसे हैं? पैरेललोपिड का मतलब क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता पैरेललोपिड कहते किसे हैं। पैरेललोपिड होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि 3D डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा हो। हमें ये तो पता है ना पैरेललोग्राम क्या होता है। हमारे पास जो भी पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, अगर मैं कभी भी आपसे कहता हूँ ना एक पैरेललोग्राम आ रहा है और मुझे उसको थ्री डी के अंदर, यानी कि 3 डायरेक्शन के अंदर, 3 डायमेंशन के ऊपर मेरे पास वो एग्जिस्ट करे, तो उसको कहा जाता है मैथ्स के अंदर पैरेललोपिड का कॉन्सेप्ट, कि भाई पैरेललोपिड का वॉल्यूम निकालना है। अब आप सोच रहे हो कि इस टॉपिक का हमसे लेना देना क्या है। भाई पैरेललोपिड का जो वॉल्यूम होता है ना, असल में होता क्या है? ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मजाक है। ये बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। यानी कि भाई जो ऊपर आपने अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जो आपने अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो भाई सेम कॉन्सेप्ट है ना? आपके पास क्या है? सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। यानी कि भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। यानी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। यानी कि अगर मुझे कभी भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालना है, इट इज बेसिकली इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या मतलब, बात समझ में नहीं आ रही। अरे भाई बात बताने का मकसद ये कि आपको दुनिया में बेतहाशा दफा 3 वेक्टर्स गिवन होंगे। एग्जामिनर बोलेगा कि भैया मुझे क्या निकाल के बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो भाई तुमने सिंपल उन तीनों वेक्टर्स का 3/3 के ऊपर डिटरमिनेंट अप्लाई करना है, तुम्हारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। यानी कि भाई अभी जो तुमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम काम करना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड बेसिकली बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जामिनर बोलेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालो, इसका मतलब है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। यानी कि देखो मैं इसकी लॉजिक बताता हूं। लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। जरा बात समझिएगा, एग्जामिनर कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड whose three edges are whose whose 3 edges are, और आगे मेरे पास आ रहा है एक वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या आ रहा है? वेक्टर ए आ रहा है 2i माइनस का 3j, और आगे आ रहा है पॉजिटिव का 4k। फिर वेक्टर बी आ रहा है बेटा, वेक्टर बी क्या आ रहा है? वेक्टर बी आ रहा है i प्लस का 2j माइनस का k, और वेक्टर सी गिवन है 3i माइनस का j प्लस का 2k। तो भैया सिंपल तरीके से अगर मुझे यहाँ पे देखो कैलकुलेट क्या करना है, एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट करके बताओ किस चीज को? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड को। अब बच्चा परेशान कंफ्यूज कि सर ये कैसे बला को निकालते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आपने कुछ नहीं करना, सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। अब आप बोलोगे सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था? भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 3 वेक्टर्स गिवन है, उनका 3/3 के ऊपर क्या कैलकुलेट कर लोगे? डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लोगे। तो भैया देखो मेरे पास ये 3 वेक्टर्स अगर आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको किस पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे? कि सिंपल तरीके से पहला वाला वेक्टर क्या आ रहा है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो ये आ गया 2, आ गया माइनस का 3, फिर आ गया 4। दूसरा वेक्टर आ रहा है 1 2 और -1। तीसरा वेक्टर आ रहा है 3 -1 और 2। तो भैया सिंपल तरीके से 3/3 पे इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, क्या बन जाएगा? मेरे प्यारे शहजादों, कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट 3/3 का? अबे निकाल निकाल के मैं बाबा हो गया। 3/3 का डिटरमिनेंट बेटा कैसे निकालोगे? सिंपल फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट लोगे, जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, दैट इज 2 -1 और 2। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव साइन पे होती है, फर्स्ट रॉ की सेकंड एलिमेंट नेगेटिव साइन पे होती है, ये नेगेटिव का 3 आ रहा है,
तो भाई जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर 1 3 -1 एंड 2, देन लास्ट वाली वैल्यू +4 के ऊपर, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट +4 के ऊपर। अब देखो सिंपल तरीके, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 -1। सिंप्लीफाई करवा दीजिए, 2 2 जार इज 4, माइनस का साइन फॉर्मूले का, -1 इज +1 और प्लस माइनस इज माइनस का 1, माइनस माइनस इज प्लस का 3, 2 1 जार इज 2, माइनस का साइन 3 इंटू -1, -3 तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, प्लस का 4 एज इट इज, -1 इंटू 1 -1, माइनस का साइन एंड 3 2 जार इज 6, 4 में से 1 निकालूंगा 3 बचेगा, 3 2 जार इज 6, 3 प्लस का 2 5, तो 5 3 जार इज 15, नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 6 इज -7, एंड नेगेटिव का 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 28 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बैठ के, तो 15 प्लस का 6 क्या होता है, 15 और 6 21, 21 माइनस का 28, ये आ जाएगा नेगेटिव के 7 के बराबर। हो सकता है ऑप्शन में -7 भी गिवन हो, प्लस का 7 भी गिवन हो, कुछ नालायक जाके -7 पे टिक कर देंगे। मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा, वॉल्यूम कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म। वॉल्यूम किसे कहते हैं, बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कि भैया हमारे पास दुनिया में कंपोजिशन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो भैया सॉलिड का भी वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, गैस के पास कुछ भी नहीं होता मगर वॉल्यूम तो होता है उसके, वही अपना ऐसा ही है ना भाई। गलत नहीं बोल दिया मैंने, वॉल्यूम गैस का भी होता है, हाँ या एग्जैक्टली नॉर्मल सी बात, सिलेंडर में फिलअप होती है तो वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करती है गैस, है। तो भाई पढ़ा होगा, तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। नेगेटिव के वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है, कब्रिस्तान में रूहों का होना, सही है ना। क्योंकि भाई अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई इस इंसान का वॉल्यूम क्या है, भाई इंसान का हड्डियों का ढांचा भी अगर होगा ना, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई जगह तो उसने ऑक्युपाई करी भी होगी ना, कहीं बैठे भी हो आप, कहीं बैठ के मेरी बात अगर सुन रहे हो आप, तो आपका कोई ना कोई वॉल्यूम है। अगर कोई रूह है, कोई भूत है, उसका वॉल्यूम नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो नेगेटिव में मैं कह सकता हूँ, बट वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव का कंसिडर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव वाला। मेरे प्यारे शागिर्दों, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या होता है, उसको कहते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर। तो भाई कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर दुनिया में कहा जाता है, अगर कभी भी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना कि वेक्टर क्या है कोप्लेनर, इसके एमसीक्यूज भी बहुत पेपर में आपको मिलेंगे। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर या कोप्लेनर कॉन्सेप्ट। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर तीन वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हो, यानी कि देखो मेरे पास क्या है, अगर तीन वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, लाई कर रहे हैं, तो भाई अगर कभी भी वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स लाई ऑन अ सिमिलर प्लेन, वेक्टर्स लाई ऑन अ सिंगल प्लेन, वेक्टर्स लाई ऑन अ सिंगल प्लेन, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कोप्लेनर। कोप्लेनर यानी कि वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर वेक्टर्स क्या होंगे कोप्लेनर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड भी किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड बराबर होगा 0 के। तो भाई कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्लेन के ऊपर अगर मल्टीपल वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, अगर एक सिंगल प्लेन के ऊपर मल्टीपल वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो हमें ये बात मालूम है ये कोप्लेनर वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। और कोप्लेनर वेक्टर्स के ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, सही है ना। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है, तो वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मगर वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, किसी अननोन की वैल्यू को फाइंड करने वाले। कि लेट सपोज एग्जामिनर आपसे बोलेगा, एग्जामिनर बोलता है आपसे फाइंड के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड के इफ, फाइंड के इफ 2i माइनस का j प्लस का k, कॉमा, आगे कहता है i प्लस का 2j माइनस का 3k, कॉमा, और आगे कहता है 3i प्लस का aj प्लस का 5r कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। यानी कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर आ रहे हैं, तो बताइए कि आपके पास सिंपल तरीके से अगर वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, अगर वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं कोप्लेनर, तो जरा कैलकुलेट करके बताइए कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास अक्सर और पेशतर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है। कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट भाई इतना सा होता है कि अगर वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन पे लाई करें तो उसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो भाई एग्जामिनर यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है
कि मुझे बताइए कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर आ रहे हैं तो कांस्टेंट के किसके बराबर होगा। जो भी वैल्यू फाइंड करने को कहीं भी आप निकाल सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे, मुझे आंसर बताओ, के का आंसर क्या आ रहा होगा। शाबाश, जल्दी बात नहीं यार, हो जाता है यार, ऐसा 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 हो जाता है। यहाँ पे चलो के कर दो यार, के कर दो भाई, के कर दो, कोई मसला थोड़ी है उसके अंदर। अच्छा भाई, क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है के की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आ रहा है 2i माइनस का जे प्लस का के, आई प्लस का 2j माइनस का 3k, 3i प्लस का के, जे प्लस का 5 आर कोप्लेनर, यानी कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर आ रहे हैं। तो भाई अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर है 0 के। सिंप्लीफाई करवा दो बेटा, क्या बन गया 2, नेगेटिव का 1 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 नेगेटिव 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 3 के और 5। अब आप के की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके इजीली सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर है। क्या ये भी मैं करके बताऊं भाई कैसे सॉल्व करोगे। 2 का 2 यहाँ पर आ गया, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के 4 नंबर, तो ये बन गया 2 नेगेटिव 3 के और 5। फिर ये आ गया नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 नेगेटिव 3 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 1, तो इधर आ जाएगा 1 2 3 और के इक्वल टू के बाद 0। अब इसको आप एक्सपेंड करवाओगे तो 2 का 2 आ गया, 5 2 जार 10, माइनस माइनस प्लस का 3 के, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव का 5 1 जार 5, माइनस माइनस प्लस का 3 3 जार इज 9, प्लस का 1 के 1 जार के। मेरे ख्याल में मैट्रिक्स की तो प्रैक्टिस मेरे ख्याल में वेक्टर्स में ही हो गई पूरी की पूरी यार। माइनस का 6 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करवाओगे के की वैल्यू आ जाएगी। आई एम नॉट इंगल्जिंग के यार क्या वैल्यू आ रही है, मेरे ख्याल में नेगेटिव का 4 आ जाएगी। जो भी वैल्यू आ जाए उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। सही है भाई, के की वैल्यू यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जरा सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, खुद से सॉल्व कर लोगे, बेसिक मेथड है। हमारे पास 2 से 3 टॉपिक रहते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का और एक आध और है, तो उसको जरा पढ़ना जरूरी है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है ना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, सही है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर है किसके, 8 के। तो बताइए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी किसके बराबर होगा। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या। परफेक्ट। देखो भाई, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। सबसे पहले नंबर के ऊपर, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पेपर में आता है, अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, वो दुनिया का कौन सा शाहकार एंगल होता है कि जहां पे आपके पास ए डॉट प्रोडक्ट बी और ए क्रॉस प्रोडक्ट बी आपस में बराबर आ जाते हैं। एनी वन ऑफ यू, कौन बताएगा वो कौन सा दुनिया का एंगल होता है। वेरी गुड, 45 डिग्री का। क्योंकि देखो बेटा, हमेशा याद रखिएगा आपके पास ए डॉट बी का आंसर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ना ए बी कॉस थीटा के। सिमिलरली ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का आंसर क्या होता है, ए इंटू बी साइन इंटू एंगल के। तो भाई वो कौन सा एंगल होता है जहां पे आपके पास साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, वो होता है थीटा का। हमेशा याद रखिएगा अगर थीटा 45 डिग्री का होता है ना, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक बेसिक एमसीक्यूज है जो आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 हमेशा किसके बराबर होते हैं, आपस के अंदर बराबर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन 45 और कॉस 45 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे ना वो कौन सा ऐसा एंगल है कि जहां पे ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा एंगल हमारे हमें कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है ए डॉट प्रोडक्ट बी के ऊपर और ए क्रॉस प्रोडक्ट बी के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि भाई देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको क्या कहा हुआ है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई ये आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये आपके पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे बड़ी आसान तरीन भाषा के अंदर कहता है कि भाई आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करना है ए डॉट बी, और अच्छा आपको ए क्रॉस प्रोडक्ट बी की वैल्यू भी पता है। वेरी नाइस। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा कि भाई मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि यार मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। भाई साइन थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड, और नीचे डिवीजन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। और हमें पता है कि cos थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, और नीचे डिवीजन में अगेन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आपको देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है ये ए डॉट बी। अगर किसी तरीके से आपको ये ए डॉट बी मिल जाए ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें बेसिकली निकालना ही ए डॉट बी है, हमें निकालना क्या है, हमें ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। तो अब किस पैटर्न पे करें, जहन में सवाल तो उठता है कि सर किस पैटर्न के ऊपर करें, लॉजिक क्या बनेगी। अरे भाई बहुत सिंपल है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे चेक करना है कि किस पैटर्न पे इसको किया जाएगा। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो, जो मुझे डेटा गिवन है उससे जो चीज निकाल सकता हूँ वो निकाल लेता हूँ।
साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, मुझे नहीं पता थीटा क्या है, मुझे कतई तौर पे नहीं पता, मगर मुझे पता है कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 8 के बराबर, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी मैग्नीट्यूड की जगह पे 8 आ गया। वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, तो 2 1 2 2 4 8, तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एटलीस्ट सबसे पहले मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 4/5 के बराबर। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास सिंपल साइन थीटा की वैल्यू आ गई किसके बराबर? 4/5 के बराबर। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, मुझे अब अगर ये वाली चीज चाहिए, तो मुझे किसी तरीके से एंगल मालूम करना है। अब वो कैसे निकालें भाई? हमें पता है मैथ्स में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ भैया, मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है 4/5 के बराबर है, मैंने 4/5 को यहाँ पे रखा, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आप सिंप्लीफाई करवा लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 4 का स्क्वायर इज 16 और 5 का स्क्वायर इज 25। तो ये बन जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे 25 का 25, 25 में से 16 माइनस करवाऊंगा तो बन जाएगा 9, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 9/25 के बराबर। आसान भाषा में मेरे पास कॉस 35 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल तरीन टर्म के अंदर मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू 9/25 मिल रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 3/5 के बराबर जब मैं अंडर रूट अप्लाई करूंगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5 के बराबर। इस कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा को प्लॉट कर दो, तो ये आ गया 3/5 का 3/5। यहाँ से वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था 2 के बराबर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था 5 के बराबर, तो इस 5 से 5 कट गया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट बी किसके बराबर आ जाएगा? 3 2 6 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल 3 2 6 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी थी, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है? प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। मेरे नजदीक तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सिंपली सॉल्व हो गया और सिंप्लीफाई हो गया। दैट्स द लॉजिक हियर। सही है। सर साइन थीटा में आपने ए क्रॉस बी क्यों किया? बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। आपने सिंपल पहले क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया वहां से, ताकि एंगल बेस्ड टर्म आ जाए, और उसको इस्तेमाल कर लिया आपने किसके ऊपर? कॉस थीटा के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अच्छा, मुझे बताओ ये बात पल्ले पड़ती है तो हम जल्दी से फिर आगे मूव करें। एक लास्ट चीज आ रही है मेरे पास जिसको कवर करवाना जरूरी है, कवर करवाना जरूरी है। हम्म। अच्छा एक सेकंड मुझे देना। अच्छा बेटा बस बेटा एक लास्ट चीज है, देखो कल की क्लास नहीं ली थी ना मैंने, तो इसको थोड़ा सा खमियाजा बस दे दो मुझे, थोड़ा सा बस, मगरिब से पहले ऑफ कर दूंगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन का। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है भाई, आपने ऑलरेडी पूरा काम कवर कर लिया, बस लास्ट का एक आध कोई टॉपिक आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन का। डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार देखो आपके पास जो है ना कोई भी वेक्टर आर आ रहा है, आपको जो है ना उस वेक्टर आर का एक्स के अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, वाई के अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, या जेड के अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, हमें वो कैलकुलेट करनी होती है। सही है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अक्सर पेशतर पेपर्स के अंदर पूछा जा रहा होता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, कि यार मेरे पास कोई भी पर्टिकुलरली वेक्टर आ रहा है, लेट सपोज ये वेक्टर आर आ रहा है, तो भाई इस वेक्टर आर के अंदर मैं कहता हूँ कि यार लेट सपोज चलो वेक्टर पी आ रहा है, ये वेक्टर पी आ रहा है, तो भाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं कह देता हूँ वो आर के बराबर है। तो मुझे पता है कि यार ये जो पर्टिकुलरली वेक्टर जो है ना अपने एंगल्स क्रिएट कर रहा है एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग, ये कॉन्सेप्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, इसको हम कैलकुलेट करने के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई हम सबसे पहले एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यार आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का सेम कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हुए आए हैं कि भाई लेट सपोज अगर वेक्टर आर मेरे पास बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा सिंपल तरीके से एक्स का स्क्वायर यानी कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट यानी कि जे कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर के कंपोनेंट यानी कि जेड का स्क्वायर। नॉर्मल चीज आ गई। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हम निकालते कैसे हैं? आप सिंपल तरीके से कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा किसे कहते हैं? अल्फा कहते हैं एक्स के अलोंग फॉर्म होने वाले एंगल को, सही है। बीटा हम कहते हैं वाई के अलोंग फॉर्म होने वाले एंगल को, और गामा हम लोग कहते हैं जेड के अलोंग फॉर्म होने वाले एंगल को। अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में भेज दूं ना, तो जेड के अलोंग जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं गामा का एंगल। तो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? एक्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि अल्फा है एक्स का एंगल, एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर मुझे कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल वाई डिवाइडेड बाय आर के बराबर, यानी कि वाई जो भी आपका वाई कंपोनेंट आ रहा है वेक्टर के अंदर डिवाइडेड बाय आर। अगर आपको कभी भी कॉस गामा निकालना है, तो कॉस गामा किसके बराबर होगा?
z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अगर कभी भी आपको निकालनी है तो cos अल्फा निकालने के लिए अल्फा कहते हैं x के एंगल को, तो x का जो कंपोनेंट होगा उसको ऊपर रखोगे, नीचे आपके पास टोटल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड करवा दोगे। अगर मुझे cos बीटा यानी कि सेकंड y कंपोनेंट का अगर मुझे एंगल निकालना है तो cos बीटा किसके बराबर होगा, y कंपोनेंट को ऊपर रखोगे और नीचे डिवीजन में कंप्लीट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दोगे। अगर मुझे z का एंगल निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे, cos गामा इज इक्वल टू z का वैल्यू होगी उसको ऊपर रखोगे, नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल उसको, नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल तरीके से आप उसको r के वेक्टर से डिवाइड करवा दो, जो भी आपको वेक्टर आ रहा है। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि लेट सपोज एग्जामिनर कहता है, जरा बात समझिएगा, एग्जामिनर कहता है एक वेक्टर आ रहा है 2i माइनस का 3j और आगे आ रहा है प्लस का 4k। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई मुझे तुम निकाल कर बताओ अल्फा का एंगल। अब एक वेक्टर गिवन है, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, अल्फा का एंगल निकाल कर बताओ। सबसे पहले तो देखो जो वेक्टर गिवन है ना इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो वेक्टर गिवन है इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपल आई कंपोनेंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का साइन फिर -3 का स्क्वायर ऑब्वियसली 9 बन जाएगा। यार मैं डायरेक्टली करूँ क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हुए हैं। और सिमिलरली 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 के बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर तो आई का स्क्वायर किया, जे का स्क्वायर किया, के का स्क्वायर किया, सिंपल। तो 4 प्लस का 9 25, 25 और 16 क्या नहीं 9 प्लस का 16 25 और 25 और 4 क्या बन जाएगा 29। ये मेरे पास मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा क्या होता है भाई, कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा है एक्स का एंगल। तो एक्स की वैल्यू को, एक्स कंपोनेंट को, एक्स की वैल्यू को ऊपर रखोगे, नीचे डिवीजन में आप अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दोगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, आई कंपोनेंट यानी कि एक्स, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड यानी कि 29 का 29। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगा सिंपल कॉस इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय रूट 29 के बराबर। अगर बीटा निकालना होगा तो बीटा बराबर होगा किसके, नेगेटिव का 3 बाय रूट 29 के। अगर गामा निकालना होगा तो वो क्या होगा, cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय रूट 29 के बराबर होगा। तो जो भी वैल्यू निकालनी होगी उसके ऊपर आप सिंपलीफाई कर सकते हो। अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका एक थ्योरम भी होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर बीटा प्लस का cos स्क्वायर गामा हमेशा बराबर होता है 1 के। ये इसका एक बाय डिफॉल्ट इसका एक प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरम होता है कि भाई आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1 के। कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्शन रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम फिर इस पैटर्न के ऊपर सिंपलीफाई कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। मुझे बताओ इसमें कोई मुश्किल चीज, कोई प्रॉब्लम की बात, जल्दी से मुझे बताओ। भाई एंगल सबके डिफरेंट आ रहे होंगे ना, एक्स कंपोनेंट का अलग होगा, वाई कंपोनेंट का अलग होगा, जेड कंपोनेंट का अलग होगा मेरा बेटा। You can leave the class if the concept is clear, otherwise you can just ask any sort of a question. The class has been ended.